आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास आपके आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के जो भी छात्र हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और सारे जो आपके लिए वन लाइनर हम लेकर आए हैं ये आपके साइंस के होने वाले हैं और ये सारे वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो सबसे पहले ही पॉइंट आपके लिए दे रखा है, आपसे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में इस तरीके से बना हुआ था, उसमें दे रखा गया था कि आपके गुरुत्वाकर्षण की कौन सी इसमें से प्रतिक्रिया नहीं है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण जो आपकी है ये एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे गए थे, उसमें आपसे पूछा गया था कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया आपकी इसमें से नहीं है। तो आपको याद रखना गुरुत्वाकर्षण आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, आपके गुरुत्वाकर्षण से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चारों दे रखे हैं। फिर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रक्रिया ना होकर क्या है, ये आपकी भौतिक प्रतिक्रिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आपके रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 2 बात आप समझ गए। तीसरी लाइन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है भौतिकी क्रिया प्रतिक्रिया का पुनः चक्रण होता है वह जो पूर्ण अपने मूल रूप में लौट सकता है, जैसे बर्फ। अब अगर आप बर्फ से पानी बनाएंगे तो फिर पानी से बर्फ बन सकती है। भौतिकी क्रिया यही आपकी हो जाएगी जो अपने पुनः चक्रण में लौट सके, यानी जैसी वो पहले थी उसी अवस्था में वो पुनः आ सके। आगे आपसे कह रहा है, आगे वाली लाइन कहती है ये कि रासायनिक क्रिया का पुनः चक्रण नहीं होता है। बस आपको यही याद रखना है, भौतिक और रासायनिक क्रिया में डिफरेंस अच्छे से आप समझ जाएंगे सिर्फ इन्हीं लाइनों से। कह रहा है पुनः अपने मूल रूप में नहीं आ सकता है। कौन? जैसे अगर आप एक बार कागज़ को जला देंगे, क्या जलाने के बाद जो राख आपकी है क्या उससे आप फिर कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग ये बातें अच्छे से रखना, भौतिक प्रतिक्रिया और रासायनिक क्रिया दोनों के बीच में डिफरेंस आपके लिए यही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रक्रिया के बारे में अच्छे से। तो रासायनिक का मतलब जिन चीज़ों को हम पुनः वैसी अवस्था में नहीं पा सकते, और भौतिकी का मतलब उन चीज़ों को हम पुनः उसी अवस्था में पा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट आपके लिए क्या कहता है, कह रहा है कि मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय। तो बहने का समय आप 2 से 7 मिनट हो जाएगा और जमने का समय आपके क्या हो जाएगा, 3 से 10 मिनट के बीच होता है। फिर आपसे कह रहा है कि विटामिन के जो है आपका ये किस में सहायक होता है, तो याद रखना ये आपके रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बनता है। तो विटामिन के आपके लिए किस में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होता है। आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है, फाइब्रिनोजन। ये जो है आपकी किसके लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी अगर आपसे पूछा जाए अनिवार्य प्रोटीन आपके लिए हो जाएगी, तो याद रखना फाइब्रिनोजन। आगे आपसे कह रहा है रक्त क्षारीय विलयन होता है। अगर पूछा जाए रक्त कौन सा विलयन है, अम्लीय है या क्षारीय, तो याद रखना आपका रक्त कैसा है, क्षारीय विलयन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है। आगे वाले पॉइंट क्या कहता है कि रक्त का पीएच मान आपका क्या होता है, 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया। हमने कई बार आप लोगों से बोले कि इसकी जो हर एक लाइन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर आपसे क्या कह रहा है, जो महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आपसे कह रहा है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए जो आपके रोगों को फैलाने वाले कीड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखना उनको वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ कीड़ा हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, आगे वाला पॉइंट कहता है वायु तकनीकी द्वारा रोगों के निदान किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे वायु तकनीकी के द्वारा। फिर अगर आपसे पूछा जाए वायु डीजल का प्रयोग किसके रूप में होता है, तो याद रखना ये आपके ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है बेकार कागज से बना विकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है। ठीक है, फिर अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि यूकेरियोटिक ये आपका किससे बना होता है, तो ये आपको याद रखना है सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका आपकी किसकी बनी होती है, ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है।
आगे देखते हैं, फिर आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक के अगर आपसे पूछा जाए उदाहरण कौन से हैं, तो याद रखना स्टार्च और सेल्यूलोज, ये आपके किसके उदाहरण हैं, ये आपके प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हो जाएंगे। फिर आपसे कह रहा है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसीलिए। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए सारी होने वाली, एक एक लाइन आपके पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आए हुए भी हैं। फिर आपसे कह रहा है रेफ्रैक्टिव, क्या कह रहा है, रेफ्रैक्टिव गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, चार ऑप्शन आपके दे रखे होंगे, गर्मी के प्रभाव से कौन सा संबंधित नहीं है, तो याद रखना रेफ्रैक्टिव जो है आपका गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जीव में क्या आपकी होती है, ऊष्मा होती है। फिर कह रहा है जब हम कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा की कुछ मात्रा हमारे कपड़ा अवशोषण करता है, इस कारण जो हमें जाड़ा में शरीर के अंदर गर्मी महसूस होती है। ठीक है, किस कारण, जो ऊष्मा की कुछ मात्रा होता है कपड़ा आपका अवशोषण करता है उसको। ठीक है, फिर कह रहा है कि पृथ्वी विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त करता है। पृथ्वी अगर आपसे पूछा जाए किसके कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, तो विकिरण के कारण। फिर आपसे पूछा जा सकता है जब ऊष्मा पृथ्वी छोड़ता है तो गर्मी महसूस होती है। जब ऊष्मा जो है ये पृथ्वी को छोड़ता है तो हमें क्या महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपकी लास्ट स्लाइड होने वाली है आज की क्लास की। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक अगर आपसे पूछा जाए किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं पेनिसिलिन को रामबाण माना जाता है, किसके लिए अगर आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन को रामबाण माना जाता है, तो रोगों के लिए। फिर आपसे कह रहे हैं माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाए किस में कवक का अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे माइकोलॉजी में। फिर आपसे कह रहा है कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जो आपका कवक में संचित भोजन होता है किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर आपसे कह रहा है कवक की कोशिका अगर आपसे पूछा जाए किससे बनी होती है, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपकी कवक की कोशिका आपके काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्लास थी जो हमने आपको वन लाइनर इसमें करा है सारे साइंस के, और ये एक एक क्वेश्चन आपकी रेलवे के एग्जाम में ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर दे देना, ताकि इसी तरीके की और आप लोगों के लिए ढेर सारी क्लासें लाइन वाइज ला सकें, जो भी आपके NCERT साइंस में इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।